राजीव अभी भी उस लेटर के साथ वहां खड़ा हुआ अपने आप से सवाल कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर आखिर किसने उसे भेजा है, पर शायद उस सवाल का जवाब राजीव के मन में आ रहा था। तब उसने कुछ सोचा और वो जल्दी से अपने घर के अंदर चला गया। आयशा ने राजीव को देखा और वो भी उसके पीछे चल दी। राजीव अपने कमरे में गया और वहां पर रखे बैग के बीच कुछ ढूंढने लगा। आयशा उसे देखकर इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लेकिन तभी राजीव ने सूटकेस में से एक ब्लैक कलर का हैंडबैग निकाला और फिर जल्दी से उसका सारा सामान नीचे जमीन पर फैला दिया। आयशा ने देखा कि उस बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक नाइफ और एक हैंड पिस्टल गिरी, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। ये सब क्या है राजीव? ये गन क्यों है तुम्हारे पास? क्या करने की तैयारी कर रहे हो तुम? चुप रहो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, राजीव ने चिढ़कर कहा और फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ढूंढने लगा। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पेपर उठाए और वो कमरे से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी आयशा ने अपना हाथ स्ट्रेच करके उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मुझे जवाब दो। वो गन अभी भी जमीन पर पड़ी है। अगर प्रिया या ऋषि आ गए और उन्होंने देख ली तो क्या जवाब दोगे तुम? बोल देना कि खेलने की बंदूक है। अब हटो मेरे रास्ते से। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों तुम मुझे कभी भी एक प्रॉपर जवाब नहीं देते हो? यहाँ हम क्यों आए हैं? क्यों ऐसी जगह आने का फैसला तुमने एक ही दिन में ले लिया? अब तुम जॉब के लिए क्या करोगे? और ये गन तुम्हारे पास क्यों है? ये सब बातें कब बताओगे मुझे? जब मुझे टाइम मिलेगा। बार बार ये सवाल पूछकर मुझे बोर मत करो। एटलीस्ट कोई काम अगर नहीं संभाल सकती तो बोल दो, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब जाने दो। राजीव ने आयशा के हाथ को झटका दिया और वो कमरे से बाहर निकल गया। आयशा अभी भी राजीव की तरफ ही देख रही थी। ये वो राजीव नहीं था जिसे वो जानती थी। थोड़े टाइम पहले से ही वो बदला बदला लग रहा है, पर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब बस राजीव ही दे सकता था। पर अभी राजीव सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड था, उस लेटर के ओनर के बारे में पता करना। वो कमरे से निकलकर डायरेक्ट अपनी कार में गया और उसे लॉक कर लिया। वहां बैठकर उसने उन डॉक्यूमेंट्स को खोला जिनमें इसी तरह के और भी हैंड रिटन लेटर्स थे। राजीव अपने लेटर को उन सब से कंपेयर करने लगा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी इससे मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये किसी नए आदमी ने लिखा है। आखिर कौन होगा इस बार और क्या चाहिए इसे मुझसे? उन लेटर्स के बारे में सोच सोचकर राजीव परेशान हो गया और पिछले 10 साल में उसकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बारे में सोचने लगा। राजीव का वही रोज का एक जैसा रूटीन, उठना, बैंक जाना, काम करना, घर आना और इसे ही रिपीट करना। उसे ऐसा लगने लगा जैसे जिंदगी का पूरा रोमांच ही खत्म हो गया है। लेकिन तब आयशा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और टेस्ट में आया कि वो ट्विंस हैं। राजीव खुश हुआ क्योंकि तब थोड़ी एक्साइटमेंट उसे अपने बच्चों से मिलने की थी। पर फिर जब ऋषि और प्रिया पैदा हुए तो पता चला कि ऋषि के राइट लेग में प्रॉब्लम है और वो ढंग से चल नहीं सकता। पहले राजीव मानता नहीं था, लेकिन ऐसा सच में होता है कि माँ बाप अपने बच्चों से हर कंडीशन में प्यार करते हैं और राजीव ने भी ऋषि को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। टाइम बीता, बच्चे बड़े हो गए। आयशा और राजीव के रिलेशन ऊपर नीचे होने लगे और इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे करके उसे चलने में, बोलने में और यहां तक कि कोई भी काम करने में प्रॉब्लम होगी और बस तब उसका सहारा कोई भी नहीं बन पाएगा। मैंने कई बार इस बीमारी का इलाज ढूंढा पर मुझे कुछ नहीं मिला। हर जगह बस एक डिसअपॉइंटमेंट मिला और धीरे धीरे करके मेरे सारे पैसे खत्म हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने उन लोगों के सामने हाथ फैलाए जो कभी मुझे अपना दोस्त कहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे उधार दे भी दिए। पर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? आखिर कौन संभालेगा इन सबको? जब ये सवाल सताने लगा तो मैंने सोच लिया कि मैं अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं और मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं।
लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा और उनका फ्यूचर सिक्योर करके ही जाऊंगा। राजीव के चेहरे पर एक स्माइल थी जो उसके डेडिकेशन को बता रही थी। वो अपने परिवार के लिए हर हद पार कर सकता था और ये बात उसे पूरी दुनिया को बतानी थी। तब वो सामने की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है जो लगातार उसके घर की तरफ ही देख रहा था। राजीव ने उसे कभी नहीं देखा था और उसे डाउट हुआ कि शायद ये वही आदमी है जिसने उसे लेटर भेजा था और ये लिखा था कि वो कुछ ही देर में आने वाला है। तब राजीव के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और उसने नए लेटर के अलावा सारे लेटर्स को कार के कबर्ड में रखा और बाहर निकल गया। उस आदमी ने राजीव को अपनी ओर आता हुआ नहीं देखा, लेकिन राजीव ने जाते हुए ही उसकी कॉलर पकड़ ली। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे मुझसे और मेरे परिवार से? ये लेटर क्यों भेजा तूने? अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। मुझे जानता नहीं है तू, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। ये लेटर से डरने वालों में से मत समझना मुझे। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, सबको मैंने अकेले ही संभाला है। अच्छा, अकेले ही संभालना है? तो फिर इंदौर से भागकर यहां पर क्यों आए हो तुम? तब कहां गई थी तुम्हारी ये बहादुरी? या फिर ये बहादुरी बस यहां आने के बाद आई है? कैसे पता तुझे कि मैं इंदौर से भागकर आया हूं? मुझे बहुत सारी बातें पता है राजीव मेहरा की। तुम कौन सी बैंक में काम करते हो, कहां लंच करते हो, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते थे, कौन उनकी टीचर थी, और तुम्हारी वाइफ आयशा की भी हिस्ट्री निकाल ली है मैंने। कहो तो वो भी बताऊं? उस आदमी की इन सारी बातों को सुनकर राजीव हैरान था और इसी हैरानी में उसने उस आदमी की कॉलर छोड़ दी। तब वो आदमी अपने कपड़े सही करके स्माइल के साथ बस राजीव को ही देखने लगा, जो डरा हुआ लग रहा था। क्या हो गया? डर गया? तू कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है। जैसा तू दिखता है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, रोज देखता हूं। बैठे रहते हैं मेरे सामने, रोते हैं, साहब हमने चोरी नहीं की, हमने मर्डर नहीं किया, और सबकी होशियारी एक बार में ही निकल जाती है। मर्डर? चोरी? आखिर हो कौन तुम? मैं हूं इंस्पेक्टर विजय दीक्षित। इंदौर से आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। ये लेटर तुम्हें किसने लिखा और क्यों तुमने इतना ज्ञान मुझे बांट दिया, मुझे ये नहीं पता, पर इतना पता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर कल गाड़ी चलाते वक्त तुम इस चीज पर ध्यान देते कि क्यों वो ब्लैक कार सिर्फ तुम्हारे पीछे ही आ रही है और क्यों वो सिर्फ वहीं रुक रही है जहां तुम रुक रहे हो, तो शायद तुम पहले ही मुझे देख चुके होते। पर तुम एक बेवकूफ हो और इस बात को अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया। इतना कहकर इंस्पेक्टर विनय हंसने लगा और राजीव को अब चिंता होने लगी थी। एक पुलिस ऑफिसर का उसे फॉलो करना और यहां तक आना, यही शो करता है कि राजीव जिस चीज से भाग रहा था वो पॉसिबल नहीं है और जल्द ही उसे अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। इस चीज को सोचकर राजीव घबरा गया। तब विनय ने उसे देखा। इतना मत डर, मैं अभी तुझे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है और ये जानना है कि बैंक मैनेजर के नाम पर जो तूने 4 करोड़ गायब किए हैं वो कहां है? कहीं वो तू अपने साथ यहां तो लेकर नहीं आ गया? अगर ये तू नहीं बताएगा तो मुझे मजबूरन तेरे परिवार से बात करनी पड़ेगी। हे, मेरी फैमिली से दूर रहना, तू समझा? तू मुझे अरेस्ट करने आया तो वो कर, लेकिन तुझे कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि पैसे कहां हैं। मेरा परिवार इस बारे में कुछ नहीं जानता है, पर अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाकर उन्हें कुछ भी करने की कोशिश की तो बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तुझसे बुरा कोई नहीं होगा? ये धमकी किसी और को देना? मैं एक पुलिस वाला हूं, अगर चाहूं तो यही चीजों को खत्म कर सकता हूं। विनय ने इतना कहकर अपने शर्ट के पीछे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। राजीव उसे देखकर डर गया, पर फिर भी उसे अपनी हिम्मत और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना था। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो विनय के सामने अपने आप को वीक साबित कर देगा तो विनय उसका पूरा फायदा उठा लेगा और फिर राजीव अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। राजीव गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर गया था और चाहता था कि अभी वो विनय को जान से मार दे, लेकिन इतनी ही देर में विनय ने अपनी गन उठाकर राजीव के सिर पर तान दी। राजीव अब बस विनय की आंखों में ही देख रहा था और इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया था
कि कब आयशा, प्रिया और ऋषि बाहर आ गए और उन दोनों को उस तरह देख रहे हैं